हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर, पाठशाला आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास में स्वदेशी आंदोलन का चैप्टर लेकर आए हैं। स्वदेशी आंदोलन को देखा जाएगा जब, तो हम लोग ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, तो उसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है। स्वदेशी आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो स्वदेशी आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और अपने आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति को क्या करना, बढ़ावा देना। मैंने कहा कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया। अब जैसे ही आप बात करेंगे तो कहा जाएगा कि जब इस आंदोलन की शुरुआत किया गया तो इस आंदोलन में कौन कौन भाग लिए और कौन कौन भाग नहीं लिए। तो सबसे पहले यह प्रथम ऐसा आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और महिलाएं क्या करती थी कि सरकारी देसी जो शराब की दुकान थी वहां जाके तोड़ फोड़ करती थी, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। तो कौन सा आंदोलन है जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया? तो स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा, प्रथम यह स्वदेशी आंदोलन है जिसमें सबसे पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। इस आंदोलन में शहर के जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने भाग नहीं लिया। तो इसमें जो शहर के पढ़े लिखे मध्यम और उच्च वर्ग जैसे वकील, डॉक्टर पेशे से जो लोग थे, व्यापारी वगैरह, ये लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात कि इस आंदोलन में मुस्लिम भी भाग नहीं लेते हैं। और अगली बात कि इस आंदोलन में किसान भी भाग नहीं लेते हैं। तो भाग लेने वाले, तो अगर सबसे पहले कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया? स्वदेशी आंदोलन। कौन कौन भाग नहीं लिए? तो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया। और कौन भाग नहीं लिया? किसान वर्ग भाग नहीं लेता है। और कौन भाग नहीं इसमें लिया? तो मुस्लिम वर्ग भाग नहीं लेता है। यही आगे जब देखा जाएगा तो इस स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा क्षेत्र है, उस आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये बनाता है कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता था या किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था, तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आगे जब देखा जाएगा तो स्वदेशी आंदोलन का नारा था, जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो इस स्वदेशी आंदोलन का नारा था, पहला नारा इसमें वंदे मातरम। दूसरे नारे की जब बात करेंगे तो विभाजन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चलाया ही जा रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में। और तीसरा नारा ये था कि बंगाल एक है। मैंने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में ही चलाया जाता है। अगली जब बात करेंगे तो इस स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, और स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की जब बात करेंगे तो एक तरफ देखेंगे हम स्थान और एक तरफ देखेंगे हम नेतृत्वकर्ता। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद हैदर खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सैयद हैदर खां कर रहे थे। इसी तरह जब पंजाब की बात किया जाएगा तो पंजाब में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसी तरह जब अगली बात देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह कर रहे थे।
इसी तरह जब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक किए थे। और केतकर, केतकर कौन थी? तो बाल गंगाधर तिलक की पुत्री थी। तो केतकर और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया। मद्रास की जब बात किया जाएगा तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। मद्रास में किसने नेतृत्व किया था? सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम पिल्लई ने। तो नो डाउट आसानी से इसको याद कर सकते हैं, एक तरफ स्थान और एक तरफ नेतृत्व करता। अब आगे देखा जाएगा तो इस स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ बहिष्कार किए गए, कुछ चीजों को छोड़ने की बात कही गई, कुछ चीजों को त्याग करने की बात कही गई। वो कौन कौन सी चीजें थी? तो कहा गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, या दूसरे शब्द में इसको हम कह सकते हैं कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाएगा। दूसरी बात, जो ब्रिटिश सरकारी स्कूल थे उन स्कूलों का बहिष्कार किया जाएगा। कोई भारतीय बच्चा ब्रिटिश सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने जाएगा और कोई जो है भारतीय शिक्षक ब्रिटिश सरकारी स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएगा। लोगों ने ब्रिटिश नौकरियों को छोड़ दिया, सरकारी नौकरी ब्रिटिश छोड़ दिया और लोगों ने इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकारी उपाधियों का अंत किया गया। मतलब कि सरकारी उपाधियों को त्याग करने की बात कही गई या सरकारी उपाधियों के बहिष्कार की बात कही गई। ब्रिटिश जब कोई हम काम करते हैं तो ब्रिटिश के द्वारा उपाधियां दी जाती थी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। लोगों ने इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान अदालतों का भी बहिष्कार किया। और इसी तरह से यहाँ एक नोट पॉइंट हम देखेंगे, अगर कहेगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक किन चीजों का बहिष्कार किया गया था, तो याद रखेंगे कि वस्त्रों का, और वस्त्रों में भी कैसे वस्त्रों का? विदेशी वस्त्रों का सर्वाधिक बहिष्कार किया गया था। जब किसी चीज के ब्रिटिश या विदेशी वस्त्रों का हम जब किसी चीज का बहिष्कार करेंगे तो अपनी जब हम व्यवस्था कर लेंगे तभी दूसरे की चीजों का हम बहिष्कार करेंगे, छोड़ेंगे। तो एक प्रफुल्लचंद राय नामक व्यक्ति थे, इन्होंने बंगाल में स्वदेशी वस्त्रों या स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किया। तो कहा जाएगा कि केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना कहाँ किया गया? तो बंगाल में किया गया। और किसने किया? तो प्रफुल्लचंद राय ने किया। क्यों किया? तो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि हम विदेशी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, या विदेशी वस्त्रों का क्या कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं। इसी तरह एक और व्यक्ति थे अश्विन कुमार दत्त, ये पेशे से अध्यापक थे। और अश्विन कुमार दत्त की विशेषता है कि इन्होंने एक समिति का गठन किया या स्थापना किया, जिस समिति का नाम था स्वदेश बांधव समिति। ये स्वदेश बांधव समिति का मुख्य उद्देश्य था कि स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए या इस आंदोलन में उनको जोड़कर प्रेरित किया जाए। तो अब कौन सी समिति थी जो स्वदेशी आंदोलन में लोगों को जोड़ने का काम कर रही थी? स्वदेश बांधव समिति। और इस स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? तो अश्विन कुमार दत्त ने किया था। यही स्वदेशी आंदोलन 1905 का दौर है। कहा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है सर्वाधिक शैक्षणिक संस्थाओं का, मतलब स्कूल और कॉलेजों का सर्वाधिक बहिष्कार कहाँ किया गया? तो बंगाल में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल के विद्यार्थियों के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक शैक्षणिक संस्थाओं का या स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल के विद्यार्थियों के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? तो बंगाल में किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम कॉलेजों और स्कूलों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बंगाल में सन 1905 ईस्वी में बंगाल में रंगपुर नेशनल इंटर कॉलेज की स्थापना किया गया। रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया। नेशनल कॉलेज की क्या किया गया, स्थापना किया गया। कहा जाएगा कि रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना कहां किया गया, बंगाल में। कब किया गया, 1905 ईस्वी में। किस लिए किया गया, कि राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में हम जो है सरकारी स्कूलों का क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। एक अगली बात और देखी जाएगी कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा। तो स्वदेशी आंदोलन के जब सर्वाधिक प्रभाव की बात करेंगे तो बंगाल में पड़ा और सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। किस पर पड़ा, सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। बंगाल में सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। सांस्कृतिक क्षेत्र का तात्पर्य है कि कला और साहित्य पर, बंगाल के कला और साहित्य पर इसका ज्यादा, आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अगली जब बात देखी जाएगी तो एक कला और साहित्य जो है ज्यादा इस दौरान प्रभावित हुआ, तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो बांग्लादेश का स्वर्ण युग यही 1905 स्वदेशी आंदोलन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, 1905 स्वदेशी आंदोलन को, 1905 स्वदेशी आंदोलन को। तो बांग्लादेश का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 को। अगली बात देखी जाएगी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की रचना किया। किसकी रचना किया, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। ये रविंद्रनाथ टैगोर की गीत थी। इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना किया। गीत की क्या किया, रचना किया। और यही गीत आगे चल के 1971 ईस्वी में, कब, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। राष्ट्रीय गीत बना। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला की रचना की, और यही इनकी प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला आगे चल के 1971 ईस्वी में ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत, जैसे हमारे भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सी है, वंदे मातरम, उसी तरह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या बना, आपका अमार सोनार बांग्ला बना। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने बांग्लादेश में या बंगाल में
चित्रकला को प्रोत्साहित किया। एक भाई साहित्य को प्रोत्साहित कर रहा है, तो एक भाई किसको प्रोत्साहित कर रहा है? चित्रकला को प्रोत्साहित कर रहा है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो कहा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1907 में एक निर्णय लिया जाता है, और यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसीलिए होता है कि स्वदेशी आंदोलन को किस तरह से चलाया जाए। स्वदेशी आंदोलन को किस तरह से चलाया जाए। तो 1907 का सूरत अधिवेशन इसलिए होता है कि स्वदेशी आंदोलन को किस तरह से चलाया जाए। और यही 1907 का जो सूरत अधिवेशन है या 1907 का जो दौर है, इसी समय स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो दल में बढ़ जाती है, एक गरम दल और एक नरम दल। मैंने कहा कि सूरत अधिवेशन 1907 में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होती है और इसमें स्वदेशी आंदोलन को किस तरह से चलाया जाए इसी पर विचार विमर्श होता है। इसी में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बढ़ जाती है, और ये 1907 का ही दौर है जिसमें स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है, और इस तरह से स्वदेशी आंदोलन जो आपका होता है नेतृत्व विहीन हो जाता है, अर्थात स्वदेशी आंदोलन का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं रहता है। ठीक है, ओके। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें, और आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।